हेलो एवरीवन। तो हम विवेक सिंह सर की बुक से इकोनॉमी कवर कर रहे हैं एंड एमएसएमईज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब नेक्स्ट जो है और भी कुछ स्कीम्स और जो चीज़ें हैं जो कि एमएसएमईज से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ रहे थे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और क्या है, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स है, ये इसको अनाउंस किया गया था बजट 2025 और 2026 के बजट में। ठीक है, तो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विथ 5 लाख का लिमिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 लाख का लिमिट मिलेगा और ये किसको अवेलेबल होगा, माइक्रो इंटरप्राइजेस को, जो कि रजिस्टर्ड होंगे उद्यम पोर्टल में। ठीक है, पोर्टल में। देन चैंपियंस पोर्टल है, ठीक है, 2020 में आया है चैंपियंस पोर्टल। इसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब, मई 2020 में, ताकि क्या किया जा सके, हेल्प किया जा सके एमएसएमईज का। ठीक है, चैंपियंस का क्या मतलब है, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये क्या है, एक आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और एम क्या है इसका, मेकिंग स्मॉल यूनिट ग्रोज इनटू बिग एंटरप्राइज। ठीक है, कि जो स्मॉल यूनिट है ये इसको क्या किया जा सके, बड़े इंटरप्राइज में ग्रो किया जा सके। ठीक है, जो भी ग्रीवेंसेस है एमएसएमईज का उसको सॉल्व किया जा सके और इनकरेज किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके इंटरप्राइज को। देन और क्या किया जा सके, हैंड होल्डिंग एमएसएमईज थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है, जब तक बिजनेस है, ठीक है, उसको ग्रो किया जाना चाहिए और थ्रू आउट बिजनेस साइकिल में हेल्प किया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा सिंगल विंडो सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल एमएसएमई नीड्स। ठीक है, मतलब जितना से जितना हो सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आसानी से हो, ग्रीवेंस रिड्रेशल हो सके, सिंगल विंडो सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। देन नेक्स्ट अगर देखें तो इन हाउस क्रेडिट असेसमेंट बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो ये भी बजट 2024-25 के बजट में इसको लाया गया था। तो इस बजट के अकॉर्डिंग क्या है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डेवलप्ड इन हाउस कैपेबिलिटी टू असेस एमएसएमईज फॉर क्रेडिट। ठीक है, एमएसएमई का क्रेडिट कैसा है, तो इसके लिए क्या होता है कि हमेशा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्रेडिट देखने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने डेवलप कर दिया इन हाउस कैपेबिलिटी ताकि एसेस किया जा सके कि एमएसएमई का क्रेडिट कैसा है। ठीक है, तो ये जो इससे एक तरीके का हमें शिफ्ट देखने के लिए मिला, जो एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट होता था, तो उससे अब क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक ने ही डेवलप कर दिया इन हाउस कैपेबिलिटी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा एमएसएमईज के लिए। पहले क्या होता था कि एमएसएमईज रिक्वायर्ड क्रेडिट रेटिंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उससे एमएसएमईज को क्या चाहिए था, क्रेडिट रेटिंग मिलता था। ठीक है, तो एमएसएमई को कॉस्ट बियर करना पड़ता था इन रेटिंग्स का। लेकिन अगर इन हाउस असेसमेंट हो रहा है तो ये सिंप्लीफाई कर दे रहा है और स्पीड अप कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी क्रेडिट मिल सके। तो इन हाउस असेसमेंट क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है और स्पीड अप कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिल सके और जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, देन देखते हैं एमएसएमई रिफॉर्म कमिटीज़ ने क्या कहा। तो एमएसएमई रिफॉर्म्स कमिटीज़ में है यूके सिन्हा कमेटी एंड केवी कामत कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी किससे रिलेटेड है, एमएसएमई के फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं तो याद रखना है और मेंस में तो कोट कर ही सकते हैं। कौन सा, यूके सिन्हा कमेटी एंड केवी कामत कमेटी। यूके सिन्हा कमेटी और केवी कामत कमेटी ने रिकमेंड किया काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ताकि जो है स्ट्रेंथ किया जा सके एमएसएमई सेक्टर को। इसमें फोकस एरिया क्या क्या इंक्लूड है, इंप्रूव करना एक्सेस टू क्रेडिट। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्रेडिट मिल सके, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया जा सके और स्ट्रेंथ किया जा सके एमएसएमई के कॉम्पिटिटिवनेस को। ठीक है, और रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एमएसएमई एसेट। तो अगर कोई ऐसा एमएसएमई है जो कि अब स्ट्रेस्ड हो चुका है, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल डाउन हो चुका है, तो उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है, तो हम कहेंगे किसको, कौन सा माइक्रो होगा, कौन सा स्मॉल होगा और कौन सा मीडियम होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। 2006 में जो एक्ट आया था एमईडी एक्ट, ठीक है, तो इसके थ्रू समझते हैं। तो इसको नोटिफाई किया गया था 2006 में एमएसएमईडी एक्ट को। ठीक है,
ताकि क्या किया जा सके, टू एड्रेस पॉलिसी इशूज अफेक्टिंग एमएसएमईज। ठीक है, तो जो भी पॉलिसी इशूज है जो अफेक्ट कर रहा है एमएसएमईज को, तो उसको एड्रेस करने के लिए और रिवाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑफ द सेक्टर। तो एम क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन और डेवलपमेंट हो सके एमएसएमईज का, उनका कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ सके। लीगल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो ये प्रोवाइड करता है फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिकग्निशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्राइज है इसके रिकग्निशन के लिए, इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज भी आ रहा है और सर्विस इंटरप्राइज भी आ रहा है। ठीक है, याद रखना है कि कौन कौन सा इंटरप्राइज आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी एंड सर्विस इंटरप्राइज भी आ रहा है। तो जो नया क्लासिफिकेशन है एमएसएमई का, रिवाइज्ड डेफिनेशन, तो इसके अकॉर्डिंग एमएसएमईज हम किसको कहेंगे, तो इसको किस बेसिस पे देखा जाएगा, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है, मतलब कितना मनी जो है लगाया गया है इस बिजनेस में, और टर्नओवर क्या है कि टोटल सेल कितना हुआ है एक साल में। टर्नओवर का क्या मतलब होता है, टोटल सेल्स इनकम इन 1 ईयर, कि कितना आपने सेल किया। और इन्वेस्टमेंट का सिंपली मतलब है कि आपने कितना पैसा लगाया है बिजनेस में। ठीक है, तो आप समझते हैं अगर माइक्रो हम किसको कहेंगे, स्मॉल किसको कहेंगे और मीडियम किसको कहेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना है, तो समझते हैं। तो अगर 2.5 करोड़ से कम या 2.5 करोड़ है तो हम कहेंगे माइक्रो। ठीक है, देन स्मॉल किसको कहेंगे, अगर 25 करोड़ है या 25 करोड़ से कम है तो हम कहेंगे स्मॉल। देन मीडियम किसको कहेंगे, अगर 125 या 125 करोड़ है या 125 करोड़ से कम है तो हम कहेंगे क्या, मीडियम। ठीक है, तो याद रखना है 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़। 2.5 माइक्रो, स्मॉल 25 करोड़, देन मीडियम 125 करोड़, इसको याद रखना है। देन टर्नओवर का क्या लिमिट है, अगर 10 करोड़ से कम है तो हम कहेंगे ठीक है ये माइक्रो है। ठीक है, देन अगर 100 करोड़ से कम है तो हम कहेंगे ये स्मॉल है, और 500 करोड़ से कम है, ठीक है, तो हम कहेंगे मीडियम है। ठीक है, तो अगर 10 करोड़ है तो हम क्या कहेंगे, माइक्रो, और 100 करोड़ के अंदर अंदर है तो हम कहेंगे कि ये स्मॉल है, और 500 करोड़ के नीचे है तो हम कहेंगे ये मीडियम इंटरप्राइज है। ठीक है, ये याद रखना है, 10, 100, 500, इधर 2.5, 25 एंड 125, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, कि अगर कोई भी बिजनेस, सपोज कि किसी का अगर बिजनेस है, उसने इन्वेस्ट कितना किया है, 2.4 करोड़ आप कह सकते हैं कि उसने इन्वेस्ट किया है, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा या माइक्रो होगा, डेफिनेटली माइक्रो होगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 करोड़ से कम जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब स्पेशल प्रोविजन हम देख लेते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए क्या क्या है। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, जो ये टर्नओवर का लिमिट है, तो इसमें जो कि हम टोटल सेल्स देखते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के टर्नओवर को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, ये सबके लिए ही अप्लाई है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और ऐसा क्यों था, आखिर एक्सपोर्ट को क्यों हटाया गया, ताकि एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जा सके। ठीक है, मतलब जो उनके एक्सपोर्ट से इनकम आ रहा है उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ताकि उसको एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जा सके और मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है एमएसएमई के क्लासिफिकेशन में आ सके। ठीक है, अगर एमएसएमईज होता है तो इनको क्या होता है, कई तरह का बेनिफिट्स होता है, तो अगर एक्सपोर्ट के भी चीज़ को ऐड कर लिया जाएगा तो ये जो टर्नओवर है, ठीक है, ये तो तुरंत ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट को हटाया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो ये टर्नओवर है और सब चीज़ों का है, एक्सपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्यों है, सिंपल याद रखना है आपको कि एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा देने के लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को। ठीक है, KVIC, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव देखें क्या क्या है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और वाइडर ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सेलेबल आर्टिकल्स बनाया जा सके। इकोनॉमी में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहेंगे, कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर पाएँ। जितना प्रोड्यूस कर पाएंगे, सेल होगा तो इकोनॉमी में पैसा आएगा। ठीक है, तो सेलेबल आर्टिकल को हम यहाँ प्रोड्यूस कर सके। वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सेल्फ रिलायंस अमंग पुअर, कि पुअर लोगों के बीच में भी सेल्फ रिलायंस आ पाएगा और एक स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट बन पाएगा। तो फंक्शन क्या है, KVIC प्लान करता है और ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन खादी और विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए खादी और विलेज इंडस्ट्रीज में, तो इसके लिए क्या करेगा, ये ट्रेन करेगा और ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग को। ठीक है, बिल्ड्स रिजर्व्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्प्लीमेंट्स टूल्स।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिजर्व ऑफ रॉ मटेरियल को बिल्ड करेगा, टूल और इम्प्लीमेंट टूल्स एंड सप्लाइज देम टू पर्सन इंगेज और लाइकली टू बी इंगेज इन प्रोडक्शन। तो ये इन सारी चीज़ों को किसको देगा, जो प्रोडक्शन करना चाहता है, ठीक है, उन लोगों को हेल्प करेगा, उन लोगों को रॉ मटेरियल या और टूल्स भी इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। ये प्रमोट करता है सेल एंड मार्केटिंग किस चीज़ का, खादी और विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट को आगे ले जाने के लिए है ना। तो किसके सेल को प्रमोट करेगा, ऑब्वियसली खादी और विलेज इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के सेल को प्रमोट करेगा। इनकरेज करता है, इनकरेजेस एंड प्रमोट रिसर्च इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि ऐसे टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है जो कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसको प्रोवाइड करेगा, जो कि इन सारी चीज़ों में ही है, ठीक है, टू इंस्टीट्यूशंस पर्सन्स एंड गाइड देम थ्रू डिसीजंस, ठीक है। देन ये प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव एफर्ट अमंग मैन्युफैक्चरर्स एंड पर्सन इंगेज इन विलेज इंडस्ट्रीज, की जो भी विलेज इंडस्ट्रीज में इंगेज है उनको ये प्रमोट करेगा। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जितना से ज़्यादा हो सके खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को क्या किया जा सके, जो है प्रमोट किया जा सके। तो ये जो भी चीज़ होगा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, ये कौन करेगा, तो यही करेगा, KVIC करेगा। ये इंश्योर करता है जेन्युइननेस एंड सेट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये क्या करता है, अंडरटेक्स स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। तो अब जो भी प्रॉब्लम है इसको भी तो यही देखेगा ना कि हाँ ठीक है, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज में आखिर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ये स्टडी करेगा और ये स्टेब्लिश करेगा और मेंटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशंस टू कैरी आउट अबव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि बेसिकली इसका मेन एक एम यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सके खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि विलेज इंडस्ट्री बढ़ेगा तभी तो जो है सेल्फ सफिशिएंसी और सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, PLIS स्कीम ये क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया PLIS स्कीम को 13 सनराइज सेक्टर्स के लिए, ठीक है। क्यों किया, ताकि जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बनाया जा सके। मतलब हमारा एम तो यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट लोगों के बीच आएगा, जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और फिर हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अब समझते हैं कि जो है PLIS स्कीम वर्क कैसे करता है, ठीक है, इसका क्या जो है प्रोसेस है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो PLIS स्कीम किस लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। तो क्या किया जाता है, सपोज अगर जो भी चीज़ है, यहाँ एक फैक्ट्री है, सारा जो है सब कुछ इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है। अब सपोज कि बेस ईयर यहाँ पे 2024 को रखा गया है कि जो है 2024 मीन्स कि अगर इस अमाउंट से ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप सेल कर पाते हैं तो ठीक है, अगर सपोज बेस ईयर 2024 है और 2025 में आप उससे ज़्यादा सेल कर पाते हैं, तो जो आप एक्स्ट्रा सेल करेंगे ना उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कितना, 4 to 6% तक जो है हो सकता है, कि हो सकता है 4 से 6% के अंदर जो भी इंक्रीमेंटल एडिशनल सेल हुआ होगा आपका 2025 में, उसके ऊपर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इंसेंटिव किसके ऊपर दिया जाएगा, गिवन ओनली ऑन एक्स्ट्रा सेल्स ओवर द बेस ईयर, कि बेस ईयर में जो भी था तो उससे जब एक्स्ट्रा सेल आप करेंगे ना तब मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि टोटल सेल के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड व्हेन कंपनीज मेक इंडिजिनस ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्यों दिया जा रहा है, ताकि इंडिजिनस ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बेस ईयर में सेल्स हुआ था 1 लाख का और करंट ईयर में आपने सेल कर दिया 1,20,000 का, ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंटल सेल क्या है, एक्स्ट्रा आपने एडिशनल कितना सेल किया, तो आपने 20,000 का आपने एडिशनल सेल किया। तो अब अगर इंसेंटिव 4% के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है, तो 20,000 का 4% दिया जा रहा है, तो मीन्स 800 का उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये हुआ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, याद रखना है। और इस टाइप से एग्जाम्पल देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि आजकल इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको पिछली बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि आपको कैलकुलेट करने कहा गया था डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना है कि क्या है। तो आपको याद रखना है कि बेस ईयर से ज़्यादा अगर आप करंट ईयर में सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव जो है मिलेगा, ठीक है, जितना परसेंट भी है, 4 से 6% बेसिकली होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा जो 13 सेक्टर है जो PLIS के अंदर कवर्ड है। तो एडवांस केमिस्ट्री सेल, ACC बैटरी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ जाता है, फूड प्रोडक्ट्स आ जाता है, हाई इफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स हो गया, ठीक है, एसीज एंड एलईडीज, स्पेशलिटी स्टील हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इन सारे 13 सनराइज सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें PLIS जो है कवर है, ठीक है। अब समझते हैं स्टार्टअप और पॉलिसी इनेबलर्स फॉर इनोवेशन। तो स्टार्टअप हम हमेशा ही सुनते हैं कि स्टार्टअप करना है, ठीक है। स्टार्टअप है क्या? तो DPIIT के हिसाब से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो इस डिपार्टमेंट के हिसाब से कि किसी भी एंटिटी को हम स्टार्टअप कब मानेंगे, ठीक है। अगर तो ये 10 साल पुराना हो गया, अब मतलब कि जब से ये बना है तब से लेकर के अब 10 साल हो चुका है, और इसका जो टर्नओवर है अब तक भी 100 करोड़ से ऊपर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं गया है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि 10 साल का हो जाना चाहिए, और इसका टर्नओवर किसी भी जो है साल में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये क्या है? स्टार्टअप है। और ये किधर काम कर रहा है? इनोवेशन की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, इंप्रूवमेंट की तरफ, ठीक है, प्रोसेसेस और सर्विसेज, और हैज़ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। और क्या है इसके पास? स्केलेबल बिजनेस मॉडल है विथ हाई पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को हम स्टार्टअप मान लेंगे अगर ये इनोवेशन की तरफ, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट हो रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है, या प्रोसेस और सर्विसेज, जिसमें कि एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसमें बहुत हाई पोटेंशियल है कि हाँ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वेल्थ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्टअप। तो अब हमने समझ लिया कि स्टार्टअप क्या है, हमने 10 साल और 100 करोड़ का देख लिया। अब देखते हैं कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव लाया गया, ठीक है, ताकि फैसिलिटेट हो सके स्टार्टअप ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉन्च किया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। इन सारे इनिशिएटिव्स को क्या किया गया? जो है लाया गया, ठीक है। तो इसका 3 पिलर है इस एक्शन प्लान का, ठीक है, 3 पिलर्स ऑफ द एक्शन प्लान। सबसे पहला कि सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, दूसरा फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, तीसरा इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। बेसिकली जितना से जितना हो सके सपोर्ट किया जा सके ताकि हम स्टार्टअप को बढ़ा सके। सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन, प्रोसेस अगर सिंप्लीफाई नहीं होगा और सपोर्ट नहीं देंगे, हम हैंड होल्ड नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। देन फंडिंग सपोर्ट भी देंगे, इंसेंटिव्स भी देंगे, और इंडस्ट्री और एकेडमिया का अगर पार्टनरशिप होगा, इंक्यूबेशन सेंटर्स का, तो क्या होगा? अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये 3 पिलर एक्शन प्लान है। देन मेजर अगर हम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखें स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, तो स्टैंड अप इंडिया है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन को प्रमोट किया जा सके, कहाँ पे? ग्रास रूट लेवल पे, जैसे कि SCs, STs और विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे। देन स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ये प्रमोट करता है बैंक फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप वेंचर्स। तो स्टैंड अप का क्या मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप ग्रास रूट लेवल पे जो है बढ़ाया जा रहा है, और स्टार्टअप इंडिया में क्या किया जा रहा है? फाइनेंसिंग प्रोवाइड किया जा रहा है जो भी स्टार्टअप वेंचर्स है उसको, ठीक है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके और जॉब क्रिएट हो सके। तो स्टार्टअप में क्या हो रहा है? बैंक फाइनेंसिंग, ठीक है, तो ये याद रखना है। देन दीनदयाल उपाध्याय स्वनिधि योजना, तो ये क्या है? कंसिडर्ड रूरल इंडियाज वर्जन ऑफ स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो ये स्टार्टअप का ही वर्जन कह सकते हैं, रूरल वर्जन है। ये इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप रूरल एरियाज में। देन अटल इनोवेशन मिशन है, ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ये प्रमोट करता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय स्वनिधि योजना और अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और आप जो है मेंस के लिए लिख भी सकते हैं, ठीक है, स्टार्टअप के लिए। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अटल इनोवेशन मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि डेवलप किया जा सके प्रोग्राम और पॉलिसी ताकि इनोवेशन डिफरेंट सेक्टर्स में किया जा सके, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि कोलैबोरेट हो सके स्टेक होल्डर्स के बीच में, अवेयरनेस हो सके लोगों के बीच में इनोवेशन को लेकर के, और एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर को जो है क्या किया जा सके? क्रिएट किया जा सके ताकि ओवरसी कर सके ये जो भी इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको, नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम के ऊपर ध्यान दे सके। देन प्रोजेक्ट चुनौती, ठीक है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज को है, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया? मैती के द्वारा लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इसको। फोकस किसके ऊपर है? स्टार्टअप के ऊपर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्पेशली कहाँ पे? टियर 2 टाउन्स में, कि कहाँ होना चाहिए स्टार्टअप? टियर 2 टाउन्स में। और आइडेंटिफाई करता है ये अराउंड 300 स्टार्टअप्स इन सेलेक्टेड एरियाज। और ये क्या करता है कि सीड फंडिंग प्रोवाइड करता है। सीड फंडिंग कहने का मतलब कि जब इनिशियल ज़रूरत होती है ना, तो उस टाइम
25 लाख तक का सीड फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है और अदर सपोर्ट फैसिलिटीज़ भी। तो ये एक प्रोजेक्ट चुनौती है, ये भी स्टार्टअप के लिए है, ठीक है। देन स्टार्टअप इकोसिस्टम, अब समझते हैं पॉलिसी सपोर्ट और करंट स्टेटस क्या है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, तो इसमें स्टार्टअप्स इंक्लूडेड है। जो आरबीआई का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, और मे बी बाद में फिर से इसको कवर भी करने वाले हैं। तो इसी बुक में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ चैप्टर है, तो इनमें आपको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में आपने डेफिनेटली बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहने का मतलब है कि ये सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इनको आपको लोन देना ही पड़ेगा, क्रेडिट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टअप भी इसमें आता है कि स्टार्टअप को भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लाना पड़ेगा, ताकि इनको ईजियर जो है बैंक क्रेडिट मिल पाए स्टार्टअप के लिए, ठीक है। और टैक्स एजम्पशन भी है, अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है उसके लिए टैक्स एजम्पशन है। तो एलिजिबल स्टार्टअप कैन अवेल अ टैक्स हॉलीडे फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। टैक्स हॉलीडे का क्या मतलब है कि 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो टैक्स हॉलीडे कर सकता है, ठीक है। और ये कब एप्लीकेबल है, विद इन द फर्स्ट 10 ईयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन। जो पहला 10 साल है तो उसमें से वो कभी ऐसा कर सकते हैं कि टैक्स हॉलीडे ले सकते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में वो क्या कर रहे हैं, टैक्स हॉलीडे उनको मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेट रैंकिंग्स, ठीक है। DPIIT के द्वारा दिया जाता है। तो DPIIT क्या करता है, रैंक करता है स्टेट को बेस्ड ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव्स की किस टाइप का पॉलिसी है, ठीक है, स्टार्टअप प्रमोशन के लिए और सपोर्ट के लिए। तो ये इनकरेज करता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इन डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है, क्योंकि DPIIT क्या कर रहा है कि जितना भी स्टेट है उसको रैंकिंग दे रहा है, ठीक है। तो इससे एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बनेगा। देन किरण स्कीम्स एंड बिग स्कीम्स। तो किरण का क्या फुल फॉर्म है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ठीक है। तो ये किरण स्कीम सपोर्ट करता है इनोवेशन को और रिसर्च को। देन बिग स्कीम आता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट। बिग स्कीम क्या करता है, ये प्रमोट करता है बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को, ठीक है, कैसे, थ्रू अर्ली एज फंडिंग एंड सपोर्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट कनेक्ट, ठीक है। तो क्या है ये, इसको कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर के। और ये अवार्ड देता है टॉप 5 जो टॉप स्टार्टअप्स होता है उसको, ठीक है। 5 लाख ईच इन 5 कैटेगरीज, ठीक है, 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, 5 लाख रुपीज़ करके, ठीक है, 5 कैटेगरीज में। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है स्टार्टअप गवर्नमेंट कोलैबोरेशन को। देन अगर करंट स्टेटस देखें कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी है कैसा, तो अभी अराउंड अगर हम देखें इंडिया में तो 1.12 लाख रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स है और ये 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, ठीक है। अब इसमें टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, ठीक है। समझते हैं तो इंडिया जो है वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस है। यंगेस्ट नेशन जब हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारा लगभग 62% पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज ग्रुप में है, 15 टू 59 ईयर्स ऑफ एज में है। और इंडिया फेस करता है डुअल चैलेंज, ठीक है। डुअल चैलेंज मीन्स कि हमारे पास जो हाईली ट्रेंड वर्क फोर्स है उसका शॉर्टेज है और नॉन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ मैनी कन्वेंशनली एजुकेटेड यूथ। और क्या हम देख पा रहे हैं, एक तो हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं हैं और उसके बावजूद भी जो लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं, उनको भी हम एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके पास जितना रिक्वायर्ड जॉब स्किल होना चाहिए था वो जॉब स्किल नहीं है। इसीलिए हमें नॉन एम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि डिग्री भी है, आप एजुकेटेड भी हैं, लेकिन फिर भी आपको एम्प्लॉय नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड जॉब स्किल है वो नहीं है, ठीक है। तो जो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है 2015 का, ये सुपरसीड करता है 2009 के पॉलिसी का, ठीक है। उसके 2009 के पॉलिसी के बदले अब ये आता है। अब विजन क्या है, ताकि एक एम्पावरमेंट इकोसिस्टम को क्रिएट किया जा सके। यहाँ पे फोकस इसके ऊपर होगा स्किलिंग के ऊपर, लार्ज स्केल स्किलिंग किया जाएगा विथ स्पीड एंड हाई स्टैंडर्ड्स और अच्छे खासे स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। क्यों स्किल क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल्चर ऑफ इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए स्किल बहुत जरूरी है, ठीक है।
देन वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एम्पावर किया जा सके इंडिविजुअल को ताकि उनका जो फुल पोटेंशियल है उसके थ्रू वो लाइफ लॉन्ग अर्न कर सके, लाइफ लॉन्ग लर्न कर सके। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल को एम्पावर किया जा रहा है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को पहचान सकेंगे। ठीक है, थ्रू लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू इनेबल एक्यूमुलेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज वाया क्रेडिबल सर्टिफिकेशंस उनको मिलेगा, क्रेडिट एक्यूमुलेशन और ट्रांसफर होगा। तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा, और इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा तो उससे हायर प्रोडक्टिविटी होगा जो कि सोसाइटी को बेनिफिट करेगा और नेशन को बेनिफिट करेगा। मतलब क्या है कि आपके पास स्किल होना चाहिए, और अगर आपके पास क्रेडिबल सर्टिफिकेशंस है और क्रेडिट है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि क्या किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके स्किल को डेवलप किया जाए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। देन देखते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये 2015 का है। इसका मिशन क्या है कि यहाँ पे भी स्किल की ही बात की जाएगी कि एक क्या क्रिएट किया जाना चाहिए, क्रिएट अ डिमांड फॉर स्किलिंग अक्रॉस कंट्री। ठीक है, अलाइन स्किलिंग विथ रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज। अब सिर्फ स्किल में क्या स्किल देंगे, वो स्किल देंगे ना जो ज़रूरत है। ठीक है, तो स्किल अलाइनिंग विथ रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज की जो कॉम्पिटेंसीज चाहिए। देन कनेक्ट द सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर विथ सेक्टोरल डिमांड। ठीक है, तो जो लोगों को स्किल किया जा रहा है तो सिर्फ स्किल करके वो बस बैठे रहेंगे कि उनको वहां तक पहुंचाया जाना चाहिए जिस सेक्टर में उनकी डिमांड है। ठीक है, देन इंश्योर सर्टिफिकेशन एंड असेसमेंट अलाइंड विथ नेशनल एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, देन दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ मिशन मोड अप्रोच का यूज किया जाएगा। देन नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च कब किया गया था, 15 जुलाई 2015 में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के टाइम पे किया गया था, और ये कोऑर्डिनेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है ऑल स्किलिंग एफर्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है स्किलिंग के लिए, और द मिशन इज हाउस्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मिशन जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। तो सिंपल सी बात है कि ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन नाम से ही लग रहा है कि ये स्किल को ही डेवलप करने की बात की जा रही है। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ स्किल को डेवलप किया जाए, और वो स्किल डेवलप किया जाए जिस स्किल की ज़रूरत है, और उन लोगों को फिर पहुँचाया जाए जिस सेक्टर में उनका डिमांड है वहाँ तक। ठीक है, तो सिंपल सी यही बात है। देन अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। 3 टियर मैकेनिज्म है। सेंट्रल लेवल पे क्या है, गवर्निंग काउंसिल है, स्टीयरिंग कमेटी है और मिशन डायरेक्टोरेट है। स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है और मिशन डायरेक्टोरेट है। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। ठीक है, ये फंक्शनल लेवल है। तो मेजर इनिशिएटिव्स क्या है स्किलिंग के लिए, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जन शिक्षण संस्थान, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड मीन्स संकल्प। ठीक है, एस्पिरेशनल स्किलिंग अभियान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, देन स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। ठीक है, स्ट्राइव, देन प्राइम। ठीक है, तो प्राइम क्या है, फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर। ठीक है, इन पार्टनरशिप विथ नेस्कॉम, तो नेस्कॉम के साथ मिलकर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, ताकि यहाँ पे रीस्किल किया जा सके और अप स्किल किया जा सके किसको, आईटी प्रोफेशनल्स को। फोकस एरिया होगा एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को। एम क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ आईटी मैन पावर, इसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है असीम पोर्टल, तो अब ये क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये याद रखना, जो प्राइम है ना, ये किसके द्वारा किया गया है, मैती के द्वारा किया गया है और नेस्कॉम के द्वारा। ठीक है, पार्टनरशिप में है ये। देन ये जो असीम पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कब, 2020 में किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन के फ्लो को इम्प्रूव किया जा सके और ब्रिज किया जा सके जो डिमांड सप्लाई का गैप है स्किल वर्क फोर्स मार्केट में, इसको जो है ब्रिज किया जा सके। क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डिमांड तो बहुत है कि ठीक है स्किल वर्क फोर्स हो, पर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लोग स्किल्ड नहीं है, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है स्किल्ड वर्कर्स फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ और ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप स्किल्ड हैं, घर में बैठ के आप क्या करेंगे स्किल होकर भी, तो आपको कोई लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी तो चाहिए। ठीक है, तो फीचर क्या है इसका, तो AI बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है लिंकिंग स्किल्ड वर्कर्स विथ एम्प्लॉयर्स। तो स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयर के साथ लिंक करने के लिए मैप्स वर्कर्स डिटेल बेस्ड ऑन रीजन लोकल इंडस्ट्री डिमांड। इससे क्या होगा, बेटर मैचिंग हो सकेगा जॉब और स्किल का अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, तो ये असीम पोर्टल है। देन डीजी सक्षम प्रोग्राम है, तो ये क्या है, एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है ताकि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी जो है प्रोवाइड किया जा सके। फोकस इसके ऊपर है, स्किल्स के ऊपर। ठीक है, जो ऐसा स्किल जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का, और एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सपोर्ट यूथ इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में भी सपोर्ट, इन यूथ को भी सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देखा, कुछ चीज़ें हमने स्किलिंग के लिए देखी, एक बार हम क्विक जो है रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यस, तो सबसे पहले हमने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बारे में देखा कि कौन कौन आता है। तो याद रखना है 2.5 करोड़, लेस देन 25 करोड़ स्मॉल, और मीडियम 125 करोड़। और अगर हम टर्नओवर का लिमिट देखें तो माइक्रो लेस देन 10 करोड़, स्मॉल लेस देन 100 करोड़, और मीडियम लेस देन 500 करोड़। ठीक है, ये हमने देखा। देन हमने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में पढ़ा। ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना है। इस्टेब्लिश हुआ है कब, 1956 में। किसके अंदर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट के अंदर 1956 में। ठीक है, तो ये सब जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैं दोबारा बता रही हूँ, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देन ये इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, और कौन से एक्ट के तहत, 1956 का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट के तहत। देन PLIS स्कीम, हमने समझा कि PLIS स्कीम क्या है, और हमने देखा कि जो बेस ईयर है, बेस ईयर से कंपेयर करके अगर नेक्स्ट ईयर जो करंट ईयर है आप अगर उसमें ज़्यादा सेल करते हैं तो जो एक्स्ट्रा सेल है उसके ऊपर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। कितना होगा, 4 to 6% होगा। अब तक हमने देखा। फिर हमने देखा कि PLIS में 13 सनराइज सेक्टर है, कवर्ड है इसमें। ठीक है, देन हमने देखा कि हम स्टार्टअप किसको कहेंगे, तो स्टार्टअप हम कहेंगे किसी भी एंटिटी को तब जबकि इसका 10 साल हो चुका होगा और इसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा जो है अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ हो, ये स्टार्टअप है। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बुक में। देन हमने देखा स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव क्यों है, ताकि जो है स्टार्टअप को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो मेजर कुछ इनिशिएटिव हमने देख लिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय स्वनिधि योजना, देन अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, ये हमने देखा। अब समझते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम पॉलिसी सपोर्ट एंड करंट स्टेटस। इसमें भी हमने देखा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्टार्टअप आता है। ठीक है, देन स्टेट रैंकिंग कौन प्रोवाइड करता है, DPIIT जो है स्टेट को रैंकिंग देता है। देन क्रियन स्कीम और बिग स्कीम है। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट कनेक्ट है जिसमें कि क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है टॉप स्टार्टअप्स को। कितना, 5 लाख ईच इन 5 कैटेगरीज में, ये याद रखना है, 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। देन यहाँ पे हमने कुछ स्टार्टअप्स के डिटेल्स देखे। देन हमने देखा कि स्किलिंग की कितनी ज़रूरी है, तो इसके लिए है हमारे पास नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि 2015 का है। ठीक है, और इसका एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोवाइड किया जा सके। देन नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये भी 2015 का है। ठीक है, इसका भी क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल किया जा सके। इसको लॉन्च कब हुआ था, ये 2015 में हुआ था, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ऊपर। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप MSDE के अंदर आता है। और इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो सेंट्रल लेवल पे 3 टियर इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, किसका, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का, और सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये चीज़ याद रखना है। और हमने कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव देखे कि स्किलिंग के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है। प्राइम है, असीम पोर्टल है। ठीक है, DG सक्षम प्रोग्राम। अब नेक्स्ट समझते हैं लैंड बैंक्स एंड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है,
तो लैंड बैंक्स और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को समझते हैं। नेशनल लैंड बैंक पोर्टल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस जो DPIIT है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या क्रिएट किया, तो DPIIT ने क्रिएट किया नेशनल लैंड बैंक पोर्टल, ठीक है। अब ये नेशनल लैंड बैंक पोर्टल क्यों क्रिएट किया गया, ये मैप करेगा जो 5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है अक्रॉस इंडस्ट्रियल बेल्ट, मतलब जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसके आसपास जो भी 5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, ठीक है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, उसको ये मैप करके रखेगा, ठीक है। और इसका फिर क्यों रखेगा, इसका क्या पर्पस है, तो फिर लैंड बैंक जो है अलाउ करेगा, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को, टू ऑफर रेडी टू यूज लैंड टू इन्वेस्टर्स। मीन्स क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर है, अब उसको लैंड चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको ऑफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड बैंक नेशनल लैंड बैंक पोर्टल है वो तो ऑलरेडी मैप करके रखेगा कि ठीक है कहाँ पे दिया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डिले नहीं होगा, इन्वेस्टर को तुरंत ही लैंड मिल जाएगा, ठीक है, विदाउट डिलेज ऑफ फ्रेश लैंड एक्विजिशन, तुरंत ही उनको फ्रेश लैंड मिल जाएगा। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि लैंड उनको ऑलरेडी अवेलेबल मिल रहा है, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल और लीगल हर्डल्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका एम ही यही है कि मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड किया जा सके, क्योंकि सबसे पहले कुछ मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए, करने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। तो लैंड अगर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा तो हम इसको कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। अभी अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना है, 16% ही है, ठीक है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। सो अब नेक्स्ट समझते हैं कि फीचर्स क्या है। तो जो 21 स्टेट्स है ऑलरेडी उनके पास GIS इनेबल्ड लैंड बैंक्स है, ठीक है, जिसको कि नेशनल पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसमें कौन कौन सा लैंड इंक्लूड रहेगा, ये लैंड जो है प्राइवेट लैंड हो सकता है, कॉमन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, और ऐसा लैंड हो सकता है जिसको कि एक्वायर कर लिया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, लेकिन ये लैंड क्या है, अनयूज्ड इंडस्ट्रियल लैंड है, ठीक है, एक्वायर्ड बट अनयूज्ड इंडस्ट्रियल लैंड टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है ले लिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो मोस्टली लैंड बैंक्स है उसको कौन क्रिएट करेगा, अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात है स्टेट ही क्रिएट करेगा, और जो DPIIT है ये इंटीग्रेट करेगा फिर इनको नेशनल लेवल पे, ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टर रहेगा इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टर भी, उसको जो है ईजिली एक्सेस हो पाएगा सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो सिंगल नेशनल प्लेटफॉर्म होगा वहीं पे उनको सारा जानकारी मिल जाएगा, उनको स्टेट वाइज सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये जो पोर्टल है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस चीज़ के ऊपर, कि ठीक है कितना लैंड जो है अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के ऊपर, रॉ मटेरियल एक्सेस के ऊपर, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन रहेगा। देन देखते हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो DPIIT क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, ठीक है। और ये एक काम कैसे करेगा, ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिससे इन्वेस्टर्स को आसानी होगी कि जितना भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे सेंट्रल या स्टेट अप्रूवल हो, उनको जल्दी से जल्दी मिल पाए, टाइम बाउंड और हैसल फ्री हो, ठीक है। और ये मल्टीपल अप्रूवल उनको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ये क्या, इससे क्या फ़ायदा है, अगर जल्दी से जल्दी सिंगल विंडो सिस्टम है, जल्दी से हर कुछ क्लियरेंस होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ठीक है। तो इससे आसानी से जो है कोई भी बिजनेस क्रिएट किया जा सकेगा, ठीक है, तो इसलिए है। अब नेक्स्ट समझते हैं ई कॉमर्स के बारे में, ठीक है, कि ई कॉमर्स है क्या। तो ई कॉमर्स का मतलब हो गया सिंपल सा कि बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का, गुड्स का और सर्विसेज का थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के थ्रू जब हम बाइंग, सेलिंग और मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गुड्स का, तो गुड्स में आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स भी, ठीक है, और सर्विसेज का, तो यही है ई कॉमर्स, ठीक है। और जो ये डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, या ये तो ऑनलाइन हो सकता है या ट्रेडिशनल फिजिकल डिलीवरी सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो अब समझते हैं ई कॉमर्स एंड बेनिफिट्स टू एक्सपोर्ट। तो क्या फायदा है ई कॉमर्स का, तो ये क्या करता है, रिड्यूसेस मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। तो ये क्या करेगा, जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है इसको रिड्यूस कर देगा। ये इनेबल्स करता है सेलर्स और कंज्यूमर्स को टू कनेक्ट बियॉन्ड जोग्राफिकल एंड टाइम बैरियर, कि ऐसा नहीं है कि जोग्राफिकल बैरियर ऑनलाइन की वजह से आजकल ऐसा टाइम बैरियर और जोग्राफिकल बैरियर नहीं रह गया है, ठीक है। देन इम्प्रूव्स आउटरीच टू न्यू मार्केट्स एंड कस्टमर्स, की नए मार्केट और कस्टमर्स से भी जुड़ सकते हैं। और ये जो सेक्टर्स है ये बेनिफिट करता है, इंक्लूड अपैरल, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, इन सबको भी बेनिफिट करता है, मतलब ये सेक्टर्स अदर सेक्टर्स को भी बेनिफिट करता है।
और क्या फ़ायदा है, लीड्स टू बेटर वैल्यू रियलाइजेशन फॉर एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो ये बेटर वैल्यू जो है एक्सपोर्टर को मिल पाएगा बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट्स अराइजिंग फ्रॉम मल्टीपल इंटरमीडियरीज, ठीक है, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडियरीज रहेगा कि एक गुड्स जो है यहाँ जा रहा है, फिर दूसरी जगह जा रहा है, फिर तीसरी जगह जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो चेन में गुड्स आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये महंगा हो जाएगा। और अगर ये इंटरमीडियरीज नहीं रहता है, ये डायरेक्टली जो है यहाँ से लेकर के अगर कंज्यूमर के पास आता है तो ये क्या होगा, ये सस्ता रहेगा, ठीक है, तो ये फायदा है। सो अब समझते हैं ई कॉमर्स और एमएसएमई सेक्टर को। तो ये प्रोवाइड करता है एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म किसके लिए, एमएसएमईज के लिए, टू एक्सपेंड एंड स्केल ऑपरेशंस, ठीक है। ये क्या देता है, एक्सेस देता है टू ग्लोबल मार्केट्स एंड इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, तो कि हर कोई बराबर लेवल पे जो है रह पाएगा और ग्रो कर पाएगा और ग्लोबल मार्केट का भी एक्सेस होगा। और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि डायमंड, जेम्स, ज्वेलरी, फिनिश्ड लेदर गुड्स, ग्रेनाइट्स एंड मार्बल्स, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। और डिजिटाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, हैज़ इंटीग्रेटेड प्रीवियसली आइसोलेटेड स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अब जो ये डिजिटाइजेशन हुआ है इसकी वजह से जो पहले आइसोलेटेड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ था और ये जो है बिल्कुल आइसोलेटेड था, अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है, इनटू अ लार्जर इकोनॉमी, एक लार्जर इकोनॉमी में आ गया है। जैसे कि अमेजोन फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई पार्टनरशिप टू हेल्प एमएसएमईज सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अगर इसकी वजह से क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है और हर जो है छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी फायदा पहुंच पाएगा, ठीक है। देन अब समझते हैं ई कॉमर्स एंड डिजिटल इनइक्वालिटी। यहाँ तो हमने फायदा देखा कि ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली, अब इंटरमीडियरीज कम हो जाएगा और कंज्यूमर से डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है, जो प्रोड्यूसर है उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ यही बात तो नहीं है, यहाँ पे डिजिटल इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है, नेटवर्क इफेक्ट्स एंड मार्केट कंसंट्रेशन। तो अगर हम देखें जो ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ये ऑपरेट किसके ऊपर कर रहा है, नेटवर्क इफेक्ट्स पे, ठीक है। साइज बिगेट्स साइज, क्या मतलब है समझते हैं। जो लार्जर प्लेटफॉर्म्स है इसी को ग्रेटर एक्सेस मिल पा रहा है, किस चीज़ का, डेटा का, ठीक है। इसीलिए वो सक्सेस हो पा रहा है क्योंकि आज के डेट में क्या है, जिसके पास डेटा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि कंज्यूमर का हैबिट पता चलता है, सारी चीज़ पता चलता है डेटा से, ठीक है। तो अगर जिस लार्जर प्लेटफॉर्म के पास ग्रेटर एक्सेस ऑफ डेटा है तो उनका सक्सेस होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मोर डेटा क्रिएट्स डिजिटल कैपिटल, और जितना डेटा है, डेटा क्या है, ये डिजिटल कैपिटल है, ठीक है। तो ये बड़े फर्म्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे जाता है। और जो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स है, क्योंकि इनके पास डेटा एक्सेस नहीं है तो इसके वजह से ना ही ये इनोवेशन कर पाते हैं सही से, तो इनको जो है इनके ग्रोथ का और भी चांस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इशू देखने के लिए मिलता है। तो अब जो इनइक्वालिटी पे फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है समझते हैं। तो जो इंटरनेट है, तो लोग क्या सोच रहे थे कि जब इंटरनेट आएगा तो जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो रिड्यूस होगा और जो स्मॉलर सेलर्स है उनको भी फायदा होगा। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, मार्केट डोमिनेंस जो है और ज़्यादा हो गया है, जो फ्यू लार्ज फर्म्स है उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम लोअर प्राइसेस एंड ग्रेटर वैरायटी, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ ठीक है, कंज्यूमर को जो है बेनिफिट हो रहा है कि लोअर प्राइस मिल रहा है और काफ़ी सारा वैरायटी उनके पास तक पहुँच जा रहा है। लेकिन जो और सारे प्रैक्टिसेस है जैसे कि सेलिंग एट लॉस, कैश बर्निंग, इसकी वजह से एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट जो है क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जो कुछ ही कंपनी डोमिनेट कर रहा है और उनको वो जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल रहा है डेटा ड्रिवन इकोसिस्टम में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्ट किया तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल रहा है, वही डोमिनेट कर रहे हैं। कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है कि ठीक है, चलो ठीक है, लोअर हो चुका है प्राइसेस। यहाँ हम अगर इजीली देखें तो ऑनलाइन चीज़ें हमें सस्ती मिल रही है क्योंकि यहाँ पे हुआ ही यही है कि इंटरमीडियरीज बीच में नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो पहले फर्स्ट मूवर कंपनीज थी उन्हीं को एडवांटेज मिल रहा है, बाकी सब पीछे रह गए हैं, ठीक है। वंस अ प्लेटफॉर्म अचीव लार्ज स्केल, तो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म लार्ज स्केल अचीव कर लेता है, ठीक है, तो एंट्री करना इस मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये हम सपोज कर रहे थे कि इसकी वजह से क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगा, लेकिन नहीं, इनइक्वालिटी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ ही मार्केट डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट
ई कॉमर्स एंड डब्ल्यूटीओ के बारे में, ठीक है। तो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है मल्टीलेटरल डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन ऑन ई कॉमर्स, ठीक है। तो क्यों नहीं ज्वाइन किया है? तो डब्ल्यूटीओ का एम क्या है कि यहाँ पे बाइंडिंग रूल बनाया जा सके मेंबर कंट्रीज के लिए, ठीक है। की इशू क्या है? कस्टम्स ड्यूटीज मॉरेटोरियम, मतलब कस्टम ड्यूटीज पे फिलहाल तो अभी होल्ड है, रोक है, ठीक है, अभी ये एक्टिव नहीं है। तो इस नेगोशिएशन में क्या इंक्लूड है कि ये जो मॉरेटोरियम है, होल्ड है कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस की जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होगा, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको परमानेंट करना चाह रही है डब्ल्यूटीओ, लेकिन इंडिया करंटली फॉलो कर रहा है इस मॉरेटोरियम को टेम्परेरली। अगर परमानेंट एग्रीमेंट कर लिया जाएगा तो कंट्री के पास तो कोई राइट नहीं होगा फ्यूचर में कि ठीक है इम्पोज कर सकेंगे ड्यूटी। तो इससे क्या है कि हो सकता है कि जो पोटेंशियल फ्यूचर में कोई रेवेन्यू आने वाला हो, ठीक है, तो वो तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इशू देखने के लिए मिल रहा है ई कॉमर्स के केस में कि डब्ल्यूटीओ क्या चाह रहा है कि यहाँ पे बाइंडिंग रूल हर किसी को जो है साइन करना पड़े, मेंबर कंट्रीज को, लेकिन इंडिया ने अभी इसको करंटली जो है क्या किया है, ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि ज्वाइन करने से फिर हमारे पास ये राइट खत्म हो जाएगा कि हम फ्यूचर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होगा तो इसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगा पाएंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं FDI इन रिटेल एंड ई कॉमर्स, ठीक है। FDI इन रिटेल कहने का क्या मतलब है कि FDI कहाँ पे? रिटेल में, ठीक है। FDI इन रिटेल मीन्स जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्ट करेगी टू सेल गुड्स डायरेक्टली टू इंडियन कंज्यूमर, की फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में आके इंडियन कंज्यूमर को डायरेक्टली जो है गुड्स को सेल करेगी, ठीक है। तो जो सिंगल ब्रांड रिटेल है तो यहाँ पे 100% FDI अलाउ है। मल्टी ब्रांड रिटेल में ब्रिक एंड मोर्टार में 51% FDI अलाउड है। FDI इन ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में कितना FDI अलाउड है? तो मार्केट प्लेस मॉडल में 100% FDI अलाउड है, लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में FDI अलाउ नहीं है, 0% है, याद रखना है, ठीक है। देन देखते हैं क्या ई कॉमर्स के केस में हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ दो तरीके का मॉडल है। मार्केट प्लेस मॉडल जहाँ पे कि 100% FDI अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ई कॉमर्स फर्म्स एक्ट एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ई कॉमर्स फर्म कैसे एक्ट करेगा मार्केट प्लेस में? डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्वेंट्री नहीं है। इट डज नॉट ओन और कंट्रोल इन्वेंट्री, किसी भी तरीके का इन्वेंट्री को ये ओन नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कमीशन, सर्विसेज और फीस। तो इसको रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? जो भी कमीशन या सर्विस फीस मिल रहा है उससे, ठीक है। जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई रिटेलर नहीं है, ठीक है, कि ये आके कोई रिटेल कोई शॉप लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस टाइप का कुछ नहीं है। ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रिटेलर नहीं है। यहाँ पे 100% FDI अलाउ है, लेकिन जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है यहाँ पे FDI अलाउड नहीं है, 0% है। तो इन्वेंट्री क्या होता है? किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड होता है, जो कि कोई भी बिजनेस क्या करता है, रखता है कि कोई भी अगर फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़े प्रोडक्शन के लिए या सेल्स के लिए, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा जो है रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। कि कुछ भी हो सकता है, ये रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड, कुछ भी हो सकता है जो कि वो फ्यूचर के डिमांड के लिए रखते हैं, ठीक है, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए या सेल्स के लिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स जो है ये यहाँ पे FDI अलाउ नहीं है। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इज ओन और कंट्रोल्ड बाय ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो होगा गुड्स का, इसको ओन और कंट्रोल कौन करता है? ई कॉमर्स कंपनी करता है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी जो है सेल करते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को वो सेल कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? रिटेल ट्रेडिंग की तरह, इसीलिए यहाँ पे FDI प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस मॉडल में हमने क्या देखा कि यहाँ पे इन लोगों का कोई भी इन्वेंट्री नहीं होता है, ना ही ये वो ओन करते हैं ना कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में यहाँ पे इन्वेंट्री होता है, यहाँ पे डायरेक्टली जो है सेल करते हैं कंज्यूमर को, इसीलिए इसको रिटेल ट्रेडिंग की तरह ट्रीट किया जाता है और FDI यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर पहले लूप होल क्या था पॉलिसी में। तो जो लार्ज ई कॉमर्स फर्म्स था, ठीक है, वहाँ पे कुछ ग्रुप क्रिएट किया हुआ था वेंडर्स का, ठीक है, कि कौन से वेंडर हैं जो कि सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे। सपोज कि अगर ये कोई एक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेंडर्स हैं कि ठीक है ये वेंडर्स जो है यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करेंगे।
ठीक है, जैसे कि अमेजोन का क्लाउड टेल, फ्लिपकार्ट का WS रिटेल। तो यहाँ क्या होता है कि दीज वेंडर रिसीव्ड प्रिफरेंशियल इंसेंटिव्स एंड डिस्काउंट्स। तो अब क्या है कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ इन लोगों को चुन लिया गया है और वेंडर्स को, और इनको जो है इंसेंटिव और डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन का डिस्टोर्शन होगा और अनइवन प्लेइंग फील्ड होगा, क्योंकि अब ये अपने जो भी चीज़ है इनको ये और सस्ता बेच सकेंगे कंपैरेटिवली कोई और ग्रुप है या कोई और लोग भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपटीशन का डिस्टोर्शन हो रहा था, ठीक है। जो कंट्रोल्ड वेंडर थे ये ऑफर कर सकते थे बड़े बड़े डिस्काउंट, ठीक है, और जो और भी कॉम्पिटिटर्स है ये कैसे मैच कर पाएंगे, क्योंकि इनको तो इंसेंटिव मिल रहा है या डिस्काउंट्स मिल रहा है, तो ये ज़्यादा ऑफर दे सकते थे, ठीक है। तो ये इशू था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इशू देखने के लिए मिला प्रीडेटरी प्राइसिंग का और मार्केट डिस्टोर्शन का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ FDI पॉलिसी इन ई कॉमर्स। तो समझते हैं, दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने कुछ रूल को क्लैरिफाई किया कि जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एंटिटीज़ है उनको कैसा रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे उनको फंक्शन नहीं करना चाहिए एज इन्वेंट्री बेस्ड सेलर्स। सो की क्लैरिफिकेशन क्या प्रोवाइड किया कि ई कॉमर्स कंपनीज जो है इनको सिर्फ मार्केट प्लेस की तरह अलाउ किया जाएगा, मतलब मिडिल मैन की तरह। ऐसा नहीं है कि यही खुद एक्चुअल सेलर बन जाएंगे। अगर यही खुद एक्चुअल सेलर बन जाएंगे और सेल करने लगेंगे तो ये चाहेंगे कि किसी और का प्रोडक्ट आ पाए पहले, नहीं, तो ये इन्हीं का प्रोडक्ट दिखेगा, इन्हीं का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। तो दे शुड कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए, ये कनेक्ट करे बायर्स और सेलर्स को, ये कंट्रोल ना करे, ठीक है, व्हाट इज सोल्ड और हाउ इट इज सोल्ड, कि कैसे क्या बेचा जा रहा है और कैसे बेचा जा रहा है। इनका काम ये नहीं है कंट्रोल करना, इनका काम बस यही है कि कनेक्ट करना बायर और सेलर को मिडिल मैन की तरह, ठीक है। सो की क्लैरिफिकेशन दिया गया कि इक्विटी लिंक्ड वेंडर बेयर्ड, मतलब क्या है कि ऐसे वेंडर्स जिनका इक्विटी है तो उनको मना किया गया है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट ओन्स पार्ट ऑफ ए सेलर, अगर वो खुद ही ओन कर रहे हैं, ठीक है, तो द सेलर कैन नॉट सेल इन देयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वो सेलर फिर सेल नहीं कर सकेंगे। अगर कोई ऐसा सेलर है जिसका ऑलरेडी इक्विटी है, ठीक है, उस कंपनी में या उस मार्केट प्लेस में, तो वो खुद सेल नहीं कर सकेंगे, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अदरवाइज कंपनी विल फेवर इट्स ओन सेलर। तो कंपनी क्या करेगा, अपने ओन सेलर को फेवर करेगा ना, तो अनफेयर कंपटीशन होगा, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे एक सेलर है, इसने इस कंपनी का सपोज इतना इक्विटी ले लिया, ठीक है, 10%, 5%, 2% या 1% जो भी। अब ये अगर यहाँ पे आके सेल खुद ही करने लग जाएंगे अपना प्रोडक्ट, इक्विटी इन्होंने ले लिया, अब ये ऑनर है, ठीक है, अब ये खुद ही सेल करने लग जाएंगे और इन्हीं को प्रीफर किया जाएगा, तो अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा। देन 25% इन्वेंट्री रूल, ठीक है, कि अगर जो कोई भी सेलर है बाइज मोस्ट ऑफ इट्स गुड्स, कि कोई भी ऐसा सेलर है जो कि अपने ही ग्रुप के कंपनी के जो से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाय कर रहा है, ठीक है, 25% से ज़्यादा फ्रॉम द ई कॉमर्स कंपनी और इट्स ग्रुप, ठीक है, या तो अपने ग्रुप से या अपने ई कॉमर्स कंपनी से, तो इस सेलर को क्या माना जाएगा, ट्रीटेड एज कंट्रोल्ड बाय कंपनी, इसको कंट्रोल्ड सेलर माना जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अलाउड टू सेल ऑन दैट प्लेटफॉर्म, तो ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या है, अलाउ नहीं है। अगर 25% से इन्वेंट्री रूल यहाँ पे लगा दिया गया कि उससे ज़्यादा अगर ये आप अपना मोस्ट ऑफ द चीज़ आप खुद ही बाय कर रहे हो अपने ग्रुप ऑफ कंपनी के या अपने कंपनी के, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टॉप्स कंपनीज फ्रॉम क्रिएटिंग फेक इंडिपेंडेंट सेलर। तो इससे क्या होगा कि कंपनी जो है इस टाइप की चीज़ें नहीं करेंगी। देन नो एक्सक्लूसिव सेलिंग, तो प्लेटफॉर्म जो है किसी भी वेंडर को या सेलर को फोर्स नहीं कर सकता है कि सिर्फ आप उनके ही ऐप पे या साइट पे जाकर सेल करो, ठीक है। सेलर फ्री है कि वो कहाँ सेल करेगा, अमेजोन में करेगा या फ्लिपकार्ट में करेगा या ऑफलाइन करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन नो प्राइस इन्फ्लुएंस, प्लेटफॉर्म कैन नॉट सीक्रेटली कंट्रोल प्राइसेस। मतलब क्या है कि जो भी प्लेटफॉर्म है, सपोज फ्लिपकार्ट है, तो वो नहीं कर सकता सीक्रेटली कंट्रोल प्राइसेस को, ठीक है, बाई गिविंग स्पेशल डिस्काउंट और इंसेंटिव्स टू सिलेक्टेड सेलर्स। की ऐसा नहीं है कि जो कोई सिलेक्टेड सेलर है या जिनको उनको बढ़ाना है उनको वो स्पेसिफिक डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्राइस मैनिपुलेशन होगा, अनफेयर एडवांटेज होगा, तो इसको रोकना है, ठीक है। तो ई कॉमर्स कंपनीज मस्ट एक्ट लाइक अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, कि आप एक प्लेटफॉर्म हो, आप न्यूट्रली रहो, ठीक है। कोई हिडन सेलर की तरह काम मत करो कि ठीक है अपना ही किसी सेल को बढ़ा रहे हैं या किसी वेंडर को अलग से आप
आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो या उसको आगे बढ़ा रहे हो, और अनफेयर मतलब कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का क्या हाल है देखते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन को समझते हैं पहले। तो इंश्योरेंस बिजनेसेस नेशनलाइज्ड इन 1972। तो इंश्योरेंस को नेशनलाइज्ड कब किया गया? 1972 में किया गया अंडर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, ठीक है। एक्ट के तहत किया गया 1972 में, ठीक है। इंश्योरेंस को कब नेशनलाइज किया गया? 1972 में, और ये इफेक्ट में आया 1 जनवरी 1973 से, ठीक है। सेक्टर ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स आफ्टर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो क्या हुआ? 1999 के लिए इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसको सेटअप किया गया स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत की तरह, ठीक है। सेटअप एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन अप्रैल 2000, ठीक है। फिर 2000 में रेगुलेटर को लाया गया, मतलब क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को लाया गया। तो अब ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा कंपटीशन इंश्योरेंस सेक्टर में, इन्हेंस होगा इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूमर का चॉइस इंक्रीज होगा। जो प्रीमियम है, ठीक है, कि कंज्यूमर को जो पे करना पड़ रहा है मंथली, वो रिड्यूस होगा, और इंश्योर होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। तो बेसिकली कोई रेगुलेटर तो होना चाहिए ना इस इंश्योरेंस के मार्केट में, तो इसके लिए जो है IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेटअप कब किया गया? 2000 में। तो यहाँ कुछ चीज़ याद रखना है कि इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज कब किया गया? 1972 में, क्योंकि एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कब किसको नेशनलाइज किया गया, तो इसको 1972 में नेशनलाइज किया गया, ठीक है। देन फिर जो प्राइवेट प्लेयर का एंट्री कब हुआ? तो इनका हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत, ठीक है। फिर इसको एक जो है IRDAI को सेटअप किया गया एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी 2000 में, याद रखना ये। देन एफडीआई लिमिट्स इन इंश्योरेंस। तो समझते हैं एफडीआई का क्या क्या लिमिट रहा इंश्योरेंस में। तो 2000 में क्या था कि एफडीआई कैप फिक्स था 26% की, ठीक है। 26% ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सारे चीज़ों में होगा, ठीक है। देन फरवरी 2015 में इसको बढ़ा करके 49 कर दिया गया, ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया, मतलब कोई गवर्नमेंट अप्रूवल या किसी तरीके का और अप्रूवल नहीं चाहिए। फिर 2021 में इसको और बढ़ा के 74 कर दिया गया, और बजट 2025 टू 26 के बजट में कहा गया कि अनाउंसमेंट टू रेज एफडीआई कैप टू 100%, कि अब 100% जो है एफडीआई कर दिया गया है कि इसको जो है 100% तक किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले कितना था? 2000 में था एफडीआई पे कैप कितना लगा हुआ था? 26% था, ठीक है, कि कितना तक एफडीआई हो सकता है इसमें? 26%, और अब कहा जा रहा है कि ठीक है 100% तक हो सकता है एफडीआई। देन अब समझते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर्स एंड इंटरमीडियरीज, ठीक है, कि अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं आप, तो आप डेफिनेटली देखते होंगे कि कोई ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज है। तो समझते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर्स कौन है? कोई जो भी मिडिल मैन है, ठीक है, बिटवीन कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? इंश्योरेंस ब्रोकर्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर्स को, नॉट कंपनीज, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑफर करते हैं पॉलिसीज फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का ऑफर ये आपको जाकर बता रहे हैं। आप डेफिनेटली देखते होंगे कि ठीक है ये इंश्योरेंस है, ऐसा है वैसा है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सपर्ट एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और इनको ब्रोकरेज कहाँ से मिलेगा? बाय द सेलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सपोज कि अगर कोई ब्रोकर है और वो ब्रोकर जब आपको हेल्प करेगा और आप कोई भी पॉलिसी बाय करेंगे, तो आप क्या ब्रोकर को डायरेक्टली पे करते हैं? आप पे नहीं करेंगे, इंस्टेड जो है उसको जो भी ब्रोकरेज मिलेगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी मिलेगा जिस कंपनी को आपने फाइनली चूज किया है, ठीक है। देन 2020 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज और ब्रोकर्स की। अब इस यहाँ पे भी जो है 100% एफडीआई अलाउ है, ठीक है। तो एफडीआई का क्या मतलब है? कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन से कोई भी इन्वेस्टर जो है आकर के अब ओन कर सकता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इंडिकेटर्स। तो समझते हैं कितने तरीके का इंश्योरेंस होता है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस ही जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब है? कि इंश्योरेंस दैट पेज मनी टू इंश्योर्ड पर्सन और देयर फैमिली आफ्टर डेथ ऑफ इंश्योर्ड, ठीक है, कि जिसने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो वो क्यों करवा रहा है लाइफ इंश्योरेंस? कि उसके ऊपर जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है उसके डेथ के बाद।
ठीक है। देन जनरल और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो ये कुछ नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी है जो कि कवर करता है लॉस और डैमेज अदर देन डेथ, जैसे कि फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। मेन एम क्या है कि प्रोटेक्शन किया जा सके किसी भी तरीके का रिस्क और लॉस हो तो, ठीक है। अब समझते हैं इंश्योरेंस इंडिकेटर क्या है, क्या क्या है, ठीक है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब है, इंश्योरेंस प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये दिखाता है कि कितना इंश्योरेंस सेक्टर जो है इंडिया में या किसी भी इकोनॉमी में क्या है, डेवलप है। क्या दिखाता है ये, हाउ मच इंश्योरेंस सेक्टर इज डेवलप्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 में ये 3.7% था। देन इंश्योरेंस डेंसिटी क्या दिखाता है, ये पर पर्सन दिखाता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर पर्सन, ठीक है, कि एवरेज इंश्योरेंस स्पेंडिंग पर पर्सन, की पर पर्सन कितना जो है एवरेज इंश्योरेंस के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है, तो ये पर पर्सन के ऊपर है, ठीक है, इंश्योरेंस डेंसिटी। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कि कितना जो है इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप्ड है इकोनॉमी में। इंश्योरेंस प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाता है, ठीक है, और इसको यूएस डॉलर में देखा जाता है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 में अगर देखें तो अराउंड ये कितना था, $2.95, ठीक है, 2.95 यूएस डॉलर, मतलब एवरेज एक पर्सन कितना स्पेंड कर रहा है इंश्योरेंस में, तो इतना स्पेंड कर रहा है, ठीक है, कितना, $2.95। देन देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया में क्या चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, कितना ग्रोथ है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें इंडियन इंश्योरेंस मार्केट का, तो लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, 75% ऑफ मार्केट शेयर लाइफ इंश्योरेंस का ही है। देन रेजिंग एफडीआई लिमिट टू 49% एक्सपेक्टेड टू जनरेट 6 to 8 बिलियन इनफ्लोज, कि अगर एफडीआई इसके एफडीआई लिमिट को अगर 49% बढ़ाया जा रहा है तो इससे 6 to 8 बिलियन जो है इनफ्लोज हो सकता है, और हमें यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है, तो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री अगर हम देखें तो अभी लास्ट डिकेड में अच्छा खासा मतलब ग्रो किया है, अगर हम पिछले डिकेड से कंपैरिजन करें तो, बट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी अभी भी कम है, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। पहले से ग्रो हुआ है क्योंकि अब लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, मीन्स जितना होना चाहिए पेनिट्रेशन उतना नहीं है, ठीक है। और ये हमारा अभी लो ही है डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके भी कंपैरिजन में हम देखें तो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी दोनों ही लो है। तो रीज़न क्या है, हम अंडर पेनिट्रेशन क्यों है, ठीक है, क्योंकि लोगों के बीच फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ये परसीव किया जा रहा है जनरली लोगों के द्वारा कि ठीक है इससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट तो होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। इंश्योरेंस परचेज ड्रिवन बाय रिएक्टिव फैक्टर्स, तो अगर हम देखें तो इंश्योरेंस परचेज कैसे हो रहा है, लोग कैसे खरीद रहे हैं इंश्योरेंस को, ठीक है, या तो जो लोन या फाइनेंसर इंसिस्ट कर रहा है कि अच्छा ठीक है ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ये इंश्योरेंस लेने से अच्छा रहेगा, आपके फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, देन खरीदते हैं लोग, या लीगल या कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तभी खरीदते हैं। ऐसे लोग अवेयर हो के या चीज़ों को अच्छा समझ के नहीं करते, ठीक है। अगर तो कोई इंसिस्ट कर रहा है, पीछे ही पड़ गया, ये पॉलिसी आपको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा तभी, तो रिएक्टिव फैक्टर्स की वजह से इंश्योरेंस परचेज किया जा रहा है, ठीक है। अब समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ हायर एफडीआई लिमिट ऑन इंडियन इकोनॉमी की। अगर हायर एफडीआई लिमिट हो गया हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेगा एफडीआई एंड एफपीआई, तो बाहर से इन्वेस्टर आएंगे और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। देन एक्सपेंशन होगा, जो अंडर इंश्योर्ड मार्केट है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ठीक है अगर ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई बढ़ेगा तो यहाँ पे एक्सपेंड होगा, जॉब क्रिएशन देखने के लिए मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर में, और फॉरेन इन्वेस्टर अपने साथ अगर वो आएंगे यहाँ पे कंपनी लगाएंगे, यहाँ पे कंपनी में वो ओनर होंगे, ओन करेंगे, तो वो अपने साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी लेकर के आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लेकर के आएंगे, नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट
आएगा, कॉम्पिटिटिव प्रीमियम होगा। जैसे ऐसे अगर कम से कम लोग इंश्योरेंस सेक्टर में रहेंगे तो प्रीमियम क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम क्या होता है कि आप मंथली कितना पे कर रहे हो उस इंश्योरेंस को एक्टिव रखने के लिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव प्रीमियम आएगा तो आपको कम पे करना पड़ेगा, बेटर कस्टमर सर्विस हो पाएगा, इंप्रूव्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ठीक है, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफ़ी इंप्रूव होगा और ओवरऑल कस्टमर कंज्यूमर को ही फायदा होगा। अब समझते हैं रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आखिर इंश्योरेंस से क्या ही फायदा है, क्या इकोनॉमी को कुछ फायदा है? यस, डेफिनेटली है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस लोग करवा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग हो रहा है ना। आप हर महीने पे कर रहे हो और आप अभी तो नहीं क्लेम कर रहे हो, तो आप लंबे टाइम के लिए पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाएगा, ठीक है, जिसका कि रिटर्न काफ़ी टाइम बाद आएगा, या फिर वो इकोनॉमी को बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा हो, ठीक है। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि आप जो भी जो है आप हर मंथ जो भी प्रीमियम दे रहे हैं और आप अभी तुरंत क्लेम तो नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए इकोनॉमी उसको जो है इकोनॉमी में उसको खर्च किया जा सकता है लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अब समझते हैं रिसेंट रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या आया है। तो एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, IRDAI के अकॉर्डिंग क्या है कि अर्लियर क्या था कि हेल्थ इंश्योरेंस परचेज लिमिटेड का था टू 65 ईयर्स की, ठीक है, आप हेल्थ इंश्योरेंस कब तक का ले सकते हैं, एज आपका कितना होना चाहिए, 65 ईयर्स का। अभी है कि नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी बाय कर सकता है नया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। देन लिबरलाइजेशन ऑफ FDI इन इंश्योरेंस स्ट्रेंथ्स कैपिटल इनफ्लो। तो अगर लिबरलाइजेशन किया जा रहा है FDI का तो इससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आएगा, कंपटीशन होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वाइल सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करने में लगाया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, कंज्यूमर का भी वेलफेयर होगा। देन अब देखते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसको कि प्रोहिबिट किया गया है FDI के लिए, कि इन सेक्टर में FDI अलाउ नहीं है, ठीक है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें अलाउ नहीं है। तो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FDI पॉलिसी 2022, ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कंप्लीटली मना है इन सेक्टर्स में, ठीक है। कौन सा सेक्टर्स है वो, ये लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग और बेटिंग हो गया, इंक्लूडिंग कसिनो भी इसमें आता है, ठीक है, वो बाहर से आकर के ये सब कुछ ओन नहीं कर सकते, इस पर बिल्कुल भी मनाही है। देन चिट फंड हो गया, निधि कंपनीज, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, रियल इस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, ठीक है। देन रियल इस्टेट में भी, ठीक है, याद रखना ये चीज़, रियल इस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस में भी FDI अलाउ नहीं है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगार्स, सिरोट्स, सिगरेट्स, जो भी है टोबैको सब्सटीट्यूट, इन सब में मना है। रेलवे ऑपरेशंस में भी FDI अलाउ नहीं है, एंड एटॉमिक एनर्जी में भी FDI अलाउ नहीं है। तो याद रखना कहाँ कहाँ FDI अलाउ नहीं है, ठीक है। तो FDI के बारे में अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है तो आप अर्लियर चैप्टर जो है 1 और 2 और 3 जो चैप्टर है, ठीक है, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर FDI, FPI, FFI ये सब है क्या। देन अब समझते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत का क्या विज़न है, क्या फिलॉसफी है, तो समझते हैं। कोविड-19 जो क्राइसिस आया, ठीक है, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल क्राइसिस देखने के लिए मिला, बहुत बड़ा, और अचानक से हमें इतना बड़ा क्राइसिस देखने के लिए मिला। लगभग 50 करोड़ पीपल इन्फेक्ट हुए, इससे 62 लाख डेथ देखने के लिए मिला लगभग, और हर कंट्री इससे इम्पेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो ग्लोबल सिस्टम और सप्लाई चेन है यहाँ पे भी वीकनेस है, ठीक है, और इंडिया का हमें काफ़ी ज़्यादा रोल देखने के लिए मिला, ठीक है। 21st सेंचुरी एंड इंडिया, तो लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ क्या है कि 21st सेंचुरी जो है इंडिया का सेंचुरी है, ठीक है। कंपैरिजन टू प्री एंड कोविड वर्ल्ड, ये व्यू और भी बढ़ गया, ठीक है। पहले प्री कोविड और पोस्ट कोविड वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो आफ्टर कोविड ये चीज़ और बढ़ गया कि सिर्फ ये एक ड्रीम नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें आत्मनिर्भर भारत की ज़रूरत है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है, सेल्फ रिलायंट इंडिया इज ओनली पाथ
तो मीनिंग क्या है सेल्फ रिलायंस का? तो अभी अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, सेल्फ रिलायंस मतलब कि ठीक है खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस करेंगे और आप खुद ही यूज़ करेंगे, मतलब एक तरीके से क्लोज जो है सिस्टम की तरफ इशारा था। लेकिन अब जो ये सेल्फ रिलायंस है तो इसका मतलब बदल चुका है मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन में। अभी ऑनगोइंग डिबेट क्या है कि ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए या इकोनॉमिक सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। तो इंडिया सपोर्ट करता है ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, डेवलपमेंट को। अब समझते हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है इंडियन सेल्फ रिलायंस के पीछे। तो इंडियन कल्चर क्या करता है, प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस विथ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है। सेल्फ रिलायंस है, हमें खुद पे डिपेंड रहना है, लेकिन हमारा कुछ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारा आइडिया क्या है, आइडिया रूटेड है आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम कि वर्ल्ड एक फैमिली है, ठीक है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। और इंडिया ऐसे सपोर्ट नहीं करता है सेल्फ सेंटर्ड आइसोलेशन की, सिर्फ ठीक है खुद से ही पूरा आइसोलेट होकर के हम अपना ही कर रहे हैं और अपने में ही डिपेंड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडियन सेल्फ रिलायंस किसके ऊपर बेस्ड है कि हैप्पीनेस सबका ही हो, कोऑपरेशन नेशंस के बीच हो, ग्लोबल पीस रहे और वेलफेयर हर किसी का हो सके, ठीक है। कल्चरल प्रिंसिपल क्या है हमारा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। कहने का क्या मतलब है कि अर्थ इज आवर मदर, वी आर हर चिल्ड्रन। तो सिर्फ इतना ही नहीं, हमें अर्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्हेन इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट, अगर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है तो ये एक प्रोस्पेरस वर्ल्ड को सपोर्ट करेगा, ठीक है, वर्ल्ड भी प्रोस्पेरस होगा। तो इंडिया का प्रोग्रेस लिंक्ड है ग्लोबल प्रोग्रेस से, और रीज़न भी है हम लोग सबसे अभी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, ठीक है। तो अगर इस कंट्री का जो है प्रोग्रेस होगा तो डेफिनेटली वर्ल्ड का प्रोग्रेस होगा ही होगा, ठीक है। देन आत्मनिर्भर भारत, तो इंडिया का गोल और ग्लोबल वेलफेयर समझते हैं। इंडियाज गोल एंड एक्शंस इम्पैक्ट ग्लोबल वेलफेयर, ठीक है। इंडियाज डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और हमारा डेवलपमेंट क्या है, कंट्रीब्यूट करता है वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, सभी का भला करने के ऊपर हमारा जो है ध्यान रहता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो फ्रीडम फ्रॉम ओपन डिफिकेशन इम्प्रूव्ड इंडियाज़ ग्लोबल इमेज, जो पहले था ओपन डिफिकेशन देखने के लिए मिलता था, तो इससे हम फ्री हो चुके हैं, तो इससे हमारा ग्लोबल इमेज भी अच्छा हुआ है। हम कैंपेन करते रहते हैं टीवी के लिए, माल न्यूट्रिशन, पोलियो, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब कि हमारा पब्लिक हेल्थ, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में भी काफ़ी सारा एफर्ट है इंडिया का। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के तरफ, देन ठीक है अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की तरफ। देन इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, तो इंडिया का ये गिफ्ट है वर्ल्ड को, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट इंडिया ने दिया है कि स्ट्रेस रिलीफ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इंडिया से ही लोगों की तरफ ये मैसेज गया है। और आपको ये देखने के लिए अब मिलेगा कि योगा अब वर्ल्ड वाइड लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जो इंडियन मेडिसिन है और कोविड-19 वैक्सीन है, तो ये एक तरीके से सस्ते में दूर दूर तक लोगों को पहुँचाया जा रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इंडिया का भी इमेज काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है, ठीक है। और लोगों को भी ये लग रहा है कि ठीक है इंडिया जो है अच्छा कर सकता है लोगों के लिए, ठीक है। अब कैसे करेगा, पाथ टू ग्लोबल वेलफेयर, आखिर इंडिया कैसे कर सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो है पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, तो कलेक्टिव रिजॉल्व ऑफ 135 करोड़ सिटीजन, ठीक है। देन गोल बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, हमारा गोल है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स भी है, पावर भी है और वर्ल्ड क्लास टैलेंट भी है, ठीक है। तो फोकस एरिया हमारा किसके ऊपर है कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सके और सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज किया जाए। देन 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो सबसे पहला है इकोनॉमी, और ये जो हमारा इकोनॉमी होगा बेस्ड ऑन क्वांटम जंप, ठीक है। क्या मतलब है कि अब स्लो एकदम से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिग जंप हम करेंगे, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ किया जाए, नॉट इंक्रीमेंटल और स्लो ग्रोथ, बल्कि फोकस ऑन लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सबसे पहला ये है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर एज द आइडेंटिटी ऑफ न्यू इंडिया। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो हम नेक्स्ट ध्यान किसके ऊपर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। देन थर्ड है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए 21st सेंचुरी नीड्स के लिए, ठीक है, कोई आउटडेटेड या पास्ट सेंचुरी पॉलिसीज अब नहीं चलेगा, ठीक है। देन डेमोग्राफी, इंडिया का जो वाइब्रेंट डेमोग्राफी है ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ठीक है, और ये एनर्जी है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है। यूथ जो है एज ए ड्राइवर ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो हमारा डेमोग्राफी बहुत ही यूजफुल है, अगर हम उसको प्रॉपरली यूज कर पाए, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। देन डिमांड, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, नीड टू हार्नेस फुल पोटेंशियल ऑफ डिमांड साइकिल और सप्लाई चेन, तो डिमांड रहेगा तभी सप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो एवरी स्टेक होल्डर इन सप्लाई चेन मस्ट बी एम्पावर्ड, तो जो भी स्टेक होल्डर है सप्लाई चेन में हर कोई एम्पावर होना चाहिए, ठीक है। तो सप्लाई सिस्टम कैसा होना चाहिए, रूटेड, कैसे रूटेड होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन हो सके, लेबर एफर्ट और सॉइल ऑफ द नेशन, मतलब इंडिजिनस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो अब का हम आत्मनिर्भर भारत वर्सेस हमारा जो ओल्ड सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल था समझते हैं उसको। तो जो आत्मनिर्भर भारत है तो ये सेम वो ओल्ड सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल की बात हम नहीं कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद फॉलो किया गया था, ये है मॉडर्न, ओपन और ग्लोबली इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल कैसा था समझते हैं इसको, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, वर्सेस जो हमारा आत्मनिर्भर प्रेजेंट है इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमें देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज रिजर्व था किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस के लिए। और अभी अगर हम देखें आत्मनिर्भर भारत आज का, तो हम इनकरेज कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेस को, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हम कर रहे हैं PSUs का, ठीक है, और जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा जगह हम दे रहे हैं, ओपन कर रहे हैं काफ़ी सारा सेक्टर इनके लिए, जैसे कि कोल, रेलवेज, डिफेंस और स्पेस में भी, ठीक है। पहले इन सारे में तो बिल्कुल ही मना था, लेकिन अब यहाँ पे भी प्राइवेट को स्पेस मिल रहा है। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी और रेगुलेशन देखें तो अर्लियर हमने ऑलरेडी हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ चुके हैं लाइसेंस राज के बारे में, ठीक है, कि इंडस्ट्री को चाहिए था गवर्नमेंट का परमिशन, चाहे वो कुछ भी करना चाहते थे, प्रोडक्शन करना चाहते थे या एक्सपैंड करना चाहते थे, उसमें भी परमिशन चाहिए था, ठीक है। आज क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है, फास्टर अप्रूवल और टाइमली क्लियरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, ठीक है, रेड टेपिज्म है, इसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। देन ट्रेड स्ट्रेटजी देखे, अर्लियर क्या था कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था, ठीक है। देन इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म का हम लोग फॉलो कर रहे थे और लिमिटेड फोकस था एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन अभी हमारा आत्मनिर्भर भारत हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, ग्लोबल सप्लाई चेन के का इंटीग्रेशन होना, ठीक है, इम्फेसिस है एक्सपोर्ट के ऊपर और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर। देन इकोनॉमिक मॉडल देखे तो अर्लियर हमारा सेंट्रलाइज टॉप डाउन प्लानिंग था, ठीक है। अब ठीक है, कमांडिंग हाइट्स कंट्रोल बाय स्टेट की सब कुछ जो है स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब हम देखें तो हमारा सेंट्रलाइज्ड सोशलिस्ट मॉडल नहीं है, हमारा फोकस है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल कम से कम हो सके। नेचर अगर देखें सेल्फ रिलायंस का तो ओल्ड क्या था, प्रोटेक्शनिज्म की जो है टैरिफ लगा करके प्रोटेक्ट किया जा रहा था, स्टेट का कंट्रोल था और एक्सटर्नल इंगेजमेंट काफ़ी कम था। और अभी हम डिसेंट्रलाइज लोकलिज्म पे चल रहे हैं, ठीक है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके डिसेंट्रलाइज करके लोअर लेवल तक भी पावर दिया जा रहा है, लोअर लेवल तक भी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि हाँ प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, और लोकल ब्रांड को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, लोकल ब्रांड में भी हम प्राइड दिखा रहे हैं। फोकस हमारा रेजिलियंस के ऊपर है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है, लोकल कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर और इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। देन फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस था FDI और FPI पे बहुत रेस्ट्रिक्शन था, फॉरेन टेक्नोलॉजी का भी लिमिटेड एक्सेस था, लेकिन आज जो है हमारे पास क्या है कि
एक्टिवली अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल देखने के लिए मिलता है, ओपननेस टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया ओरिएंटेशन विद ग्लोबल पार्टिसिपेशन। एमएसएमई का अप्रोच क्या था कि हमने देखा था कि रिजर्वेशन था, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली एमएसएमईज के लिए था, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच था, ठीक है। तो इसके वजह से इनएफिशिएंट हो रहा था हमारा एमएसएमईज। बट आज अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि एमएसएमई क्या बन जाएगा, कॉम्पिटिटिव बन सके और एमएसएमई जो है ग्लोबल सप्लाई चेन को ज्वाइन कर सके, ठीक है। देन इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल बेसिस अगर देखें तो आत्मनिर्भर भारत को, ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए सोशलिस्ट एरा के लेंस से, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें इंटेलेक्चुअल रूट भी है। आइडिया ऑफ स्वामी विवेकानंद 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या आइडिया दिया था सेल्फ रिलायंस का, कि रेजिलियंस हो और लेवरेजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ को लेवरेज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ नेशनल मिशन, ठीक है। तो अब देखते हैं आत्मनिर्भर भारत का कैसा नेचर है। तो ये सिर्फ स्लोगन नहीं है बल्कि एक विज़न है, और हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे ये इसका डीप रूट हमारे इंडिया के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब क्या है कि स्टैंडिंग कॉन्फिडेंटली इन द वर्ल्ड, आइसोलेशनिज्म नहीं है सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब, ठीक है। नॉट हाइडिंग बिहाइंड नैरो डोमेस्टिक वॉल, सेल्फ रिलायंस इज नॉट इकोनॉमिक आइसोलेशन, अभी हमारा ये है। सो अगर हम समझे कि फिलोसफिकल बेसिस क्या है, तो इंडियन थॉट क्या है, सर्वम आत्मवशम सुखम, मतलब क्या है कि सेल्फ रिलायंस की वजह से क्या होगा, हैप्पीनेस होगा, सेटिस्फैक्शन होगा और एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। तो हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक द 21st सेंचुरी इंडियाज सेंचुरी की, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 21st सेंचुरी को इंडिया की सेंचुरी बना सके, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 130+ करोड़ सिटीजन्स है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एक न्यू पीपल्स मूवमेंट बना सकते हैं, सीन एज ए नेशनल रिजॉल्व, नेशनल संकल्प की तरह, ठीक है। मोरल इथिकल फाउंडेशन अगर देखें तो इथिक्स फिल्ड विथ सेंस ऑफ ड्यूटी, के हर किसी का क्या है, एक ड्यूटी है। डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्क, और स्किल कैपिटल की ह्यूमन कैपेबिलिटी, ठीक है, ह्यूमन कैपेबिलिटी। तो इससे क्या होगा कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट नेशन बन सकेगा। देन रिफॉर्म बेस्ड अप्रोच टू आत्मनिर्भर भारत, तो जो 1991 में रिफॉर्म हुआ तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मोर एग्रेसिवली, और जो है इंट्रोड्यूस और भी रिफॉर्म किया जाएगा। जो प्रीवियसली अनटच्ड सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म नहीं हुआ है तो उसमें रिफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और भी सेक्टर्स को ओपन किया जाएगा, जैसे रेलवेज, कोल, डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर सेक्टर्स को, ठीक है। तो 2014 के बाद अगर हम पॉलिसी शिफ्ट देखें तो फोकस किसके ऊपर है, रूरल सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अगर रिसेंट ईयर में देखें तो सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने के लिए मिला, सबसे बड़ा जीएसटी में टैक्स रिफॉर्म, देन आईबीसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी में रिफॉर्म देखने के लिए मिला, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म देखने के लिए मिला, डिजिटल पेमेंट रिफॉर्म्स, लेबर लॉज रिफॉर्म्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश देखिए, अगर बजटरी फोकस तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया गया, रूरल इंफ्रा में, रोड्स में, रेलवेज में, मेट्रोज में, एयरपोर्ट्स में और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ओवरऑल इफिशिएंसी जो है हमारे इकोनॉमी का बढ़ेगा, और मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में बढ़ेगा, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपेसिटी है वो भी स्ट्रेंथन होगा। तो जो आत्मनिर्भर भारत है तो ये रिफॉर्म ड्रिवन ग्लोबली कॉन्फिडेंट मॉडल है सेल्फ रिलायंस का, जिसका रूट हमें इंडियन फिलॉसफी में भी देखने के लिए मिलता है। पावर्ड बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड कलेक्टिव नेशनल रिजॉल्व, ठीक है। तो अब तक हमने ये चैप्टर को फिनिश कर लिया। अब हम जल्दी से नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे दूसरे चैप्टर पे, इंक्लूसिव ग्रोथ, और आई थिंक आई एम गोइंग टू फिनिश अब 10 डेज़ में, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लंबा खींच दिया इसको, तो अब इसको 10 डेज़ में आई थिंक आई एम गोइंग टू फिनिश द होल इकोनॉमी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।